आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसे लिखा है खुद एनी फ्रैंक ने। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग मुझे इस फ्रेज का मतलब बताओ कमेंट सेक्शन में। डेड पीपल गेट मोर फ्लावर्स देन लिविंग वंस बिकॉज रिग्रेट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेटिट्यूड। जल्दी से तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मतलब बताओ, तब तक हम चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनी लीज मैरी एनी फ्रैंक का जन्म जून 1929 और डेथ 1945 फरवरी मार्च के बीच में हुआ था। वो जर्मन जूइश फैमिली से बिलोंग करती थी और नाजीज और जूस की बिल्कुल नहीं बनती थी। ये तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपने हिस्ट्री के बुक में। इसलिए वर्ल्ड वार 2 के टाइम एनी फ्रैंक, उसकी फैमिली और उसके 4 दोस्त जर्मनी छोड़कर एम्स्टर्डम चल गए, जो कि नीदरलैंड में था। लेकिन जब नाजीज ने नीदरलैंड पे भी कब्जा करना शुरू किया, तब 1942 से एनी और उसकी पूरी फैमिली 2 साल तक छुपी रही अपने फादर के ऑफिस में। लेकिन एट लास्ट वो लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया जाता है। तुम्हें तो पता ही होगा कि जो नाजीज लोग होते थे ना, वो लोग ज्यूस लोग को ले जाकर मार देते थे कंसंट्रेशन कैंप में। तुमने हिस्ट्री में नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर में पढ़ ही रखा है। एनी फ्रैंक के फैमिली में सिर्फ उसके पापा बचते हैं, जिनका नाम ऑटो फ्रैंक था। और फिर जब वर्ल्ड वार 2 खत्म होता है, तब एनी फ्रैंक के पापा मतलब जो ऑटो फ्रैंक थे, वो अपने घर एम्स्टर्डम जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एनी फ्रैंक की पर्सनल डायरी मिलती है। ये डायरी एनी फ्रैंक को उसके 12th बर्थडे 12 जून 1942 में दिया गया था। और इस डायरी की जो लास्ट एंट्री थी वो थी 1 अगस्त 1944। मतलब एज्यूम करे तो एनी फ्रैंक ने इस डायरी को पूरे 2 साल तक लिखा। जब एनी के फादर मतलब ऑटो फ्रैंक को एनी की डायरी मिलती है, तब वो सोचते हैं कि क्यों ना इसे बुक के फॉर्म में पब्लिश कर दिया जाए। और फिर वो ऐसा ही करते हैं और उस बुक का नाम दिया जाता है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इसी बुक का एक छोटा सा पार्ट है, मतलब इसी बुक का एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई एक मोटा सा बुक है और उस मोटे से बुक का अगर कोई कुछ पन्ना उठा के तुम्हें दे दिया जाए ना, तो वो उस बुक का एक्सट्रैक्ट बन जाता है। तो वैसे ही हम जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, वो इस बड़े से बुक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का एक छोटा सा पार्ट है। तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, इस चैप्टर में बहुत जगह पे डेट्स दिए गए हैं, तो उन डेट्स को अच्छे से याद रखना। और अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो कॉपी लेके बैठो और उसमें नोट डाउन करते जाना कि इस डेट को ये हुआ था, इस डेट को एनी का बर्थडे था, इस डेट को ये हुआ था, वगैरह वगैरह। ओके, डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज बात है। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने पहले कभी डायरी नहीं लिखी, पर इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ 13 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची हूँ और मेरी डायरी पढ़ने में कौन इंटरेस्टेड होगा। पर कोई बात नहीं, मुझे लिखना पसंद है और जब मैं अपनी फीलिंग्स डायरी में लिखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही हल्का महसूस होता है। पर इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, गाल पर हाथ रखकर बैठी हुई हूँ और बहुत ही ज्यादा सैड हूँ, बहुत ही ज्यादा बोर फील कर रही हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि बाहर जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। फिर सोचती हूँ कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब तुम पेपर में अपनी सारी फीलिंग, सारी दुख दर्द सब कुछ शेयर कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर तुम अपने किसी दोस्त से या किसी ऐसे इंसान से जो तुम्हारे बहुत क्लोज है, चाहे कितना भी क्लोज हो, अगर उसके सामने तुम अपना दुख दर्द बताओगे तो उसका भी कोई लिमिट ही होगा ना। वो 5 मिनट सुनेगा, 10 मिनट सुनेगा, 15 मिनट सुनेगा। ऐसा तो नहीं है ना वो 3-4 घंटे 5 घंटे तुम्हारी बैठ के दुख दर्द ही सुनता रहेगा। तो इसलिए एनी फ्रैंक कहती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। हाँ, पर मेरे कोई दोस्त भी तो नहीं है। हाँ, पर ऐसा मत समझना कि मेरे पास लोगों की कमी है। मेरे पास मेरी बहन है जो कि 16 साल की है, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और भी 30 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें मैं दोस्त तो कह सकती हूँ, लेकिन कोई भी मेरा ट्रू फ्रेंड नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है। हाँ, बस मेरी डायरी को छोड़कर। पर हाँ, मुझे पता है इसमें भी मेरी ही गलती है कि मैं लोगों के साथ अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर नहीं कर पाती हूँ। वैसे मेरी जो डायरी है ना, वो मेरी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, इसलिए मैं अपनी इमेजिनेशंस को खुलकर इसमें एक्सप्रेस कर सकती हूँ। यहाँ पर एनी फ्रैंक अपनी डायरी को लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इसलिए बोलती है क्योंकि उसकी जो डायरी है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसा फ्रेंड एनी फ्रैंक एक्सपेक्ट करती थी, कि उसकी जो फ्रेंड हो वो उसकी सारी दुख दर्द सुने, उसकी सारी प्रॉब्लम सुने और उसकी सारी फीलिंग्स को समझे। और एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो बिल्कुल उसके एक अच्छे दोस्त का रोल निभाती है। इसलिए यहाँ पे एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड से कंपेयर किया है या फिर बोला है। वैसे दूसरे लोग जो होते हैं ना, वो अपनी डायरी में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किटी मेरी सबसे अच्छी दोस्त बने। यहाँ पर एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी दिया है। अब देखो, यहाँ से बहुत सारे डेट्स आएंगे तो उन्हें नोट करते जाना। मैं डायरी में अपने लाइफ का ब्रीफ स्केच लिख रही हूँ, जो कि मुझे खुद भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। वैसे मेरे फादर इस दुनिया के सबसे एडोरेबल, मतलब बहुत ही अच्छे फादर है, और उन्होंने
ने तब तक शादी नहीं की जब तक वो खुद 36 और मेरी मॉम 25 की नहीं हो गई थी। मेरी बहन मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी 1926 में हुआ था, मुझसे अप्रॉक्स 3 साल पहले। और फिर जब मैं 4 साल की हुई तब मेरे फादर माइग्रेट करके फ्रैंकफर्ट से होलैंड चले गए, वो भी 1933 में। उसके बाद जो मेरी मॉम थी वो फादर को फॉलो करते करते सितंबर में होलैंड चली गई माइग्रेट करके। उसके बाद कुछ दिन तक मैं और मेरी बहन मार्गोट अपनी ग्रैंडमदर के साथ ही रहे। उसके बाद मार्गोट का नंबर आया और वो भी दिसंबर में मम्मी पापा के पास होलैंड चली गई। और फिर अगले ही साल फरवरी में मतलब 1934 में मेरा नंबर आया और मैं भी अपने मम्मी पापा के पास होलैंड चली गई। और उसके बाद मैं 6th क्लास तक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी और मुझे मेरी क्लास टीचर बहुत ज्यादा पसंद थी, इसलिए जिस दिन हमारा फेयरवेल था उस दिन हम दोनों बहुत ही ज्यादा रो रहे थे। और फिर उसके बाद 1941 में मेरी ग्रैंडमदर बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, उनका ऑपरेशन भी होता है, लेकिन 1942 के जनवरी में वो मर जाती है। और